गुड इवनिंग साथियों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे होंगे टारगेट विद यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल आपको पहली क्लास में संस्कृत में साथियों माहेश्वर सूत्र के बारे में बताए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है साथी, और मैं ये कहा भी था कि आप लोग कमेंट में जो भी कुछ होगा समस्या कीजिएगा। मैं समझ पा रहा हूँ साथी, आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे साथी। तो आज की क्लास कंटिन्यू होती है साथी। आज की क्लास में आज का टॉपिक है संस्कृत भाषा में व्यंजन। संस्कृत भाषा में क्या है? व्यंजन। तो कल को जो माहेश्वर सूत्र मैं स्टार्ट किया था, उसके पहले थोड़ा सा मैं उससे आपको रूबरू करा दूं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में साथी कल आपको बताए थे पाणिनि महोदय के जो शिव सूत्र जाल का डमरू के माध्यम से निकला था वह। ठीक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्कम नव पंचवारम ननादि ढक्कम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धाने एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ठीक है साथी, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आज वही पुनः मैं फिर बताया हूँ। तो आज के टॉपिक में संस्कृत भाषा में जो व्यंजन के बारे में साथी मैं व्यंजन के बारे में बताने चल रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग मतलब ताल ओष्ठ आदि से टकराकर या रुक कर बाहर आती है। ठीक है, तो यह संस्कृत भाषा में जो व्यंजन है इनके बारे में अभी आपको बताए हैं। कहने का मतलब जो हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो समय उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख से क्या होती है? बाहर टकराते हुए निकलती है। यही व्यंजन में बताया गया है साथी। तो व्यंजन के भेद में है। व्यंजन के भेद कितने हैं साथी? व्यंजन के भेद 3 हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भेद 3 हैं। तो पहला है आपका साथी कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब जो छूता है। स्पर्श माने होता है छूना। ठीक है, कहने का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। ठीक है, मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। कौन करता है स्पर्श? मुख के अंदर जो हमारी जीभ है या क्या होती है, जब कोई हम शब्द उच्चारण करेंगे व्यंजन किसी चीज का, तो उससे हम हमारे मुंह के अंदर जो हमारी जीभ है या क्या है, कहीं जो है पीछे वाले हिस्से से, कहीं बगल वाले हिस्से से, कहीं सामने वाले हिस्से से, कहीं बीच वाले हिस्से से, तो क्या होती है? स्पर्श करते हुए जो व्यंजन निकलती हैं। जैसे का से लेकर के माँ तक, क्या का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों के बीच 5 वर्ग हैं। क्या है साथी? 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, और प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 25। यह पूछा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 25। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था का वर्ग में 1 2
3 4 5, मतलब इधर से 5 हैं तो इधर से भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर से भी क्या है 5। तो यह 5 का गुणा 5 में करते हैं तो साथ ही क्या मिलता है 25। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं यहाँ 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25 होती है। ठीक, अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है। क्या करती है, स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक केवल कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथी, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या अर्ध व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है 4। तो 4 में कौन सा होता है, या रा लावा, क्या है, या रा ला वा। ठीक है, ये 4 हमारे क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, अब यह इसको आप समझिए, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह में हवा रगड़ खाकर ऊष्म या गर्म होकर बाहर निकलती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या क्या होती है 4 होती है। इनकी भी संख्या क्या होती है 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है साथी। अब इन चारों के बारे में आप जानिए। ठीक है, पहला है सा, ठीक, दूसरा है ए भी सा है, तीसरा ए भी सा है, और हा। ठीक, अब देखिए साथी, आपको बताने चल रहे हैं तीनों सा के बारे में। इसी समय आप जान भी लीजिए, या ऊष्म व्यंजन है 4, सा 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 हा। अब तीनों सा कौन कौन सा है तो ये भी जान लीजिए। या हमारा क्या है साथी, या हमारा क्या है तालव्य सा, क्या है तालव्य सा। या क्या है हमारा मूर्धन्य सा, और यह क्या है दंती सा। ठीक है, इसी को बोलते हैं दंत सा। ठीक है, आपको तीनों सा के बारे में बता दिए। और हाँ, यह क्या है, उस व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है, उस व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है साथी। ठीक है, चलते हैं अब आगे। उस व्यंजन के बारे में जान गए हैं। इसके अतिरिक्त अयोगवाह एवं संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। तो अयोगवाह, अयोगवाह में अंग आह, क्या है अंग आ, अयोगवाह है, ये ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। मतलब अयोगवाह को न तो स्वर में काउंट किया जाता है और ना ही किसमें व्यंजन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं साथी अगले, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, दो व्यंजनों को मिला करके कैसे लिखेंगे, जैसे आपको साथी मैं बता रहा हूं, का में क्या करना है, का में मैं क्या कर दूं, सा को जोड़ दूं तो यह हमारा बनकर तैयार होगा छा। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ता में रा को जोड़ देंगे
तो क्या बनकर तैयार होगा साथी? त्रा। ठीक, ज्या में इया जोड़ देंगे तो क्या बनकर तैयार होगा? ज्ञा। और यहां आप लोग देखे होंगे साथी, पेपर में सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनता है और आया भी है। यह आया भी है 2018 में भी, 18 बैच जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था साथी। और यह जो है और सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इनसे जो है आपके पेपर में टेट में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिलाकर के यह जो है संयुक्त व्यंजन आपके 3 इधर हो गए साथी और 3 इधर हो गए। ठीक है, यह 6 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अगर आपको ड लिखना होता है तो क्या करते हैं? ड में हलंत लगा करके या में हलंत लगा करके तो क्या लिखते हैं? विद्या वाला। जैसे वो विद्यालय में नहीं लिखते हैं विद्यालय, तो यह जो है यह द, ठीक है, इसमें क्या है? यह पूरा हो जाता है साथी। यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी संयुक्त व्यंजन में। चलते हैं अब वर्ण संयोजन। ठीक है, वर्ण संयोजन में क्या है साथी? स्वर और व्यंजन वर्णों के योग को वर्ण संयोजन कहा जाता है। स्वर को मिला करके और व्यंजन को मिला करके जो सेंटेंस जो तैयार होता है वह क्या है? वर्ण संयोजन है। इसके द्वारा ही शब्दों का निर्माण होता है। स्वर और व्यंजनों के वर्णों के योग को जो मिला करके वर्ण संयोजन तैयार होता है, इसके द्वारा ही क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अब का लिखा है, मान लीजिए का, ठीक, तो इस का में क्या होगा साथी? इसको जब तोड़ेंगे तो का में देखिए का के नीचे हलंत या आधा का हो जाएगा और प्लस आ, तो यह जो है का को तोड़ने पर यही इतना मिलेगा। ठीक है, और यह आपको एक शब्द में तोड़ के दिखाया हूं, मतलब अक्षर का को तोड़ करके। अब शब्द को दिखाने के लिए बता रहे हैं, चल रहे हैं साथी। देखिए जैसे आप किताब में दिया है कपोता, क्या दिया है? कपोता। तो का को क्या करेंगे? का को तोड़ेंगे तो का और आ आएगा। पो को तोड़ेंगे तो क्या आएगा साथी? पा के नीचे हलंत और ओ आएगा और प्लस ता प्लस आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ता। कहने का मतलब हमारा यह किसको दिखा रहा है साथी? व्यंजन को। क्या दिखा रहा है? व्यंजन को। और यह क्या दिखा रहा है? स्वर को। अब मैं अभी जस्ट पहले बताया हूं कि स्वर और व्यंजन के वर्णों को वर्ण संयोजन कहा जाता है। ठीक है, यह भी हमारा क्या है? स्वर है। यह भी हमारा क्या है? स्वर है। यह और यह ये सब क्या है? व्यंजन है। बात समझ में आई होगी जरूर। ठीक साथी, वर्ण विन्यास किसी शब्द के स्वर एवं व्यंजन वर्णों को अलग करने को वर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, वर्ण संयोजन में क्या था? उनको एक साथ जोड़ रहे थे इसलिए वर्ण संयोजन हुआ। और वर्ण विन्यास में क्या है? उनको जोड़ने के बजाय क्या करेंगे? अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो अलग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे बाला, ठीक है, मुनि, तो में क्या देखिए बा में क्या है? बा को तोड़ेंगे साथी, बा के नीचे हलंत और बड़ा आ। ठीक है, ला के नीचे हलंत और आ, तो यह क्या हो जाएगा? यह आकारांत है। क्या है साथी? आकारांत। मुनि, अब देखिए माँ में माँ को तोड़ेंगे नीचे हलंत ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे साथी तो मिलेगा मुंह, प्लस ना के नीचे हलंत प्लस ई, मतलब आधा ना प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? नी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथी? मुनि। क्या बनेगा? मुनि। ठीक है,
यह क्या है, वर्ण विन्यास है, इनको आप तोड़ करके, लेकिन हाँ यह मुनि इकारांत है और बाला क्या है, अकारांत है। ठीक है साथी, यह वर्ण विन्यास आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, ध्वनि। क्या है, ध्वनि। ध्वनि में समझिए साथी आप लोग, किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के ध्वनि तत्व को समझना आवश्यक है। जैसे आप कोई भाषा समझते हैं तो उनके जो भाषा के ध्वनि है उन तत्वों को भी समझना क्या है, आपको जरूरी है। ठीक है, काव्य अस्यात्मा ध्वनिरति, ठीक है, कह करके काव्य अस्यात्मा ध्वनिरति कह करके आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है साथी, काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो काव्य की आत्मा आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। अगर यह क्वेश्चन आता है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने बताया है, तो किसने बताया साथी, आनंद वर्धन ने बताया है। ठीक है, आनंद वर्धन ने बताया। जो ध्वनि की महत्ता को दर्शाता है, ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः दो अर्थों में किया जाता है। कुछ विद्वान वर्ण को ही ध्वनि मान लेते हैं। क्या है, कुछ विद्वान वर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्वनि मान लेते हैं, जबकि दूसरे विद्वान अव्यक्त ध्वनि अर्थात जिसमें वर्ण की प्रतीति ना हो, ठीक है, ध्वनि को ध्वनि मानते हैं। वस्तुतः ध्वनि भाषा के उन संकेतों और प्रतीकों को कहते हैं जिसके द्वारा भाषा को पहचाना जाता है। ध्वनियों की प्रतीति वर्णों के साथ ही होती है। ध्वनियों की प्रतीति क्या होती है, वर्णों के साथ ही होती है। अतः वर्ण और ध्वनि दोनों को भाषा की इकाई माना जाता है। वर्ण और ध्वनि दोनों को क्या है, भाषा की इकाई माना जाता है। ठीक है, ध्वनि के बारे में आपको बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, कुल मिलाकर के जितना मैं अभी बताया हूं इसमें से बस जो इम्पोर्टेंट साथी मैं वही बता रहा हूं। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो ध्वनि को काव्य की आत्मा आनंद वर्धन ने कहा है। ठीक है, आचार्य आनंद वर्धन ने कहा है। यह क्वेश्चन इस इतने पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट बनता है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बन रहा है मैं उसको बता दिया हूँ। चलिए साथी, ध्वनि यंत्र क्या है, ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र के बारे में आप जानने का प्रयास कीजिए साथी। ध्वनि यंत्र में ध्वनि प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों को ध्वनि यंत्र कहते हैं। कहने का मतलब जो अब आप कोई ध्वनि बोलेंगे तो उसमें जितने अंगों का प्रयोग होगा और जहाँ से जो ध्वनि निकलेगी उसी के बारे में यहाँ बताया गया है साथी। तो जैसे नासिका, नासिका में यम गणनम, ठीक है, तालु से ईचू यसा नाम तालु, ठीक है, ओष्ठ थे पा फा बा। ऐसे जो है आपके जितने सब ध्वनि यंत्र हैं ये सब क्या होंगे, निकलेंगे। तो वतर्स में वकार दंतोष्ठ, इस प्रकार के जो निकलेंगे तो मैं अभी आपको साथी एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं साथी अब आगे, या आप चित्र के माध्यम से इसको देख लीजिए, चित्र के माध्यम से आप इसको देख लीजिए साथी। ठीक है, या मान लीजिए एक मनुष्य का कंकाल तंत्र है, मतलब खोपड़ी वाला। तो इससे क्या है साथी, इसमें जितने हैं गले से लेकर के नाक तक की बात, जबड़े तक, मुंह के पूरे हिस्से की बात इसमें बताए गए हैं जो जहां से निकलते हैं। ठीक है, तो मैं अब एक एक करके इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा साथी। आप इसको बहुत सहजता के साथ देख करके समझिएगा। ठीक है साथी, चलते हैं आगे अब।
श्वास नलिका, पहला है श्वास नलिका। श्वास नलिका में क्या है साथी? श्वास नलिका में श्वास का प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम फेफड़ों से वायु बाहर निकल के श्वास नलिका में आती है। ठीक है, जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनसे जो वायु है वो बाहर निकल करके श्वास नलिका में क्या होती है? आती है। ठीक है, श्वास नलिका में जब आएगी तो श्वास के माध्यम से क्या होंगे? जो शब्द निकलने वाले हैं उस शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्वनि यंत्र, जो ध्वनि निकलेंगे श्वास के माध्यम से वो ध्वनि यंत्र मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं साथी अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है भोजन नलिका। क्या है? भोजन नलिका। मानव द्वारा खाया गया भोजन इस मार्ग से अंदर जाता है। भोजन नलिका में पहुंचने से पूर्व भोजन को श्वास नलिका के ऊपर से जाना पड़ता है। श्वास नलिका के ऊपर एक झिल्ली होती है जो भोजन को क्या करती है? श्वास नलिका में जाने से क्या कर लेती है? और रोक लेती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, लोग जब खाना खाते हैं तो जो लोग खाना खाते समय बात करते हैं तो कभी कभी उनको क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है, बोलते समय यही झिल्ली जो होती है जो भोजन नलिका में न जा करके श्वास नली में चली जाती है तो उनको क्या होती है? समस्या होने लगती है। ठीक है, घुटन महसूस होने लगती है, उसको अपने मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसको बोलते हैं छींचनी चली जाती है। क्या बोलते हैं? छींचनी चली जाती है। तो इस प्रकार की समस्या से उनको गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पर साथी, कंठ पिटक। क्या है? कंठ पिटक। तीसरा पॉइंट है कंठ पिटक। श्वास नलिका से आगे जा करके, श्वास नलिका से आगे जा करके वायु कंठ पिटक में क्या करती है? प्रवेश करती है। यहाँ पर वाद्य यंत्र के समान स्वर तंत्रियां या तारे गोलाकार में होती हैं। जो स्वर तंत्रियां हैं या तारे हैं वो गोलाकार के रूप में होती हैं। ठीक है, आगे जाएंगे तो देखेंगे जब ऐसे जो ऊपर वाला तालू है वो क्या होता है? हल्का कटोरी जैसे घुमा रहता है। ठीक है, तो गोला जैसा रहता है। अगले पॉइंट पर स्वर तंत्रियां ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं जिस प्रकार सितार के तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न। अब अगले पॉइंट पे साथी, अभिकाकल एवं काकल। कंठ पिटक से निकल करके अभिकाकल और काकल के बीच से तरंगे गुजरती हैं। ठीक है, कंठ पिटक से निकल करके अभिकाकल और काकल के बीच से क्या होती हैं? तरंगे गुजरती हैं। मुख विवर। क्या है? मुख विवर। इसके बाद तरंगे मुख विवर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद क्या है? तरंगे मुख विवर में प्रवेश करती है। नासिका विवर, इसमें प्रवेश करके तरंगे अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती है। नासिका विवर में इसमें प्रवेश करके तरंगे क्या है? अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है साथी, पॉइंट पर अगला पॉइंट है नासिका विवर। इसमें प्रवेश करके तरंगे अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, कंठ। अगले पॉइंट पर कंठ, 8वां पॉइंट है कंठ। मुख विवर में सर्वप्रथम उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, मुख जो विवर है उसमें सर्वप्रथम उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आ का वर्ग तथा हा का उच्चारण क्या होता है? कंठ से होता है। इसीलिए कहा जाता है आकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ और का वर्ग और हा, ये सब क्या है?
कंठ से निकलते हैं। ठीक है। कोमल तालु, कोमल तालु में क्या है साथी, कंठ के बाद कोमल तालु का स्थान है। ई और चा वर्ग, या और सा वर्ण का उच्चारण स्थान ताल से होता है, इसीलिए इसका सूत्र बनकर तैयार होता है ईचु यसा नाम तालु। क्या होता है, ईचु यसा नाम तालु। कंठ वाले में भी आपको बताए थे, आकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है। और ताल वाले में ईचु यसा नाम तालु हो गया। अब चलते हैं साथी आगे मूर्धा वाले में। मूर्धा में देखिए, कंठ तालु के बाद यही ध्वनि तरंगे मूर्धा से गुजरती हैं। इसको री री टा वर्ग और स तथा रा यहीं से उच्चारित होते हैं। तो इसको साथी क्या कहेंगे, इसमें आपको ये तालु और मुख कंठ वाला जो सूत्र बताए थे, इसमें सूत्र बनकर जो आएगा साथी, क्या आएगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले पर। तो वतर्स या दंत, मूर्धा के बाद वतर्स को छूकर या ध्वनि छूकर रा ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके बाद दांत छूकर लृ ता वर्ग तथा सा वर्णों की ध्वनियां उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं लृतु लसा नाम दंता। क्या कहते हैं, लृतु लसा नाम दंता। ठीक है। नासिका आता है अनुनासिक ध्वनियां यंगणनम। क्या है, यंगणनम, यंगणनम नासिका से उत्पन्न होती है। ओष्ठ में, ओष्ठ में उ उ और पा वर्ग की ध्वनियां ओष्ठ निकलती है, जैसे पा वर्ग में पा फा बा भा मा। तो इसका सूत्र जो बनकर तैयार होता है उपू पधनिया नाम ओष्टव। ठीक है। तो जीवा एवं जीवा मूल, जीवा एवं जीवा मूल 14वां पॉइंट है। का वर्ग के उच्चारण में कंठ के साथ जीवा का पश्चिम भाग, पश्चिम मतलब पीछे वाला भाग, या जीवा मूल का प्रयोग होता है। ठीक है। तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के लिए जीवा का मध्य भाग तथा मूर्धन और दंत ध्वनियों के लिए जीवा का अग्रभाग, जीवा का क्या होता है, अग्रभाग प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के लिए जीवा का मध्य भाग, ठीक है, जो तालु से उत्पन्न होंगी तो वह क्या है, जीवा के मध्य भाग से, जीवा के बीचों बीच से। ठीक है। मैं आपको बता करके थोड़ा सा प्रयास करूंगा साथ ही इसका चित्र बना करके। मान लीजिए ऐसे ही क्या है, जीव है। ठीक। तो का वर्ग के उच्चारण में यह इतना जीव क्या है, यह क्या है, पीछे वाला हिस्सा है। ठीक। और यह क्या है, बगल का है, इधर साइड का, और यह भी बगल का है। यह क्या है, आगे का है। क्या है, यह आगे का है। ठीक। तो कंठ के साथ जीवा का पश्चिम भाग जो पीछे से निकलता है, ठीक है, इसको पश्चिम भाग। जीवा का मूल प्रयोग होता है तालु से उत्पन्न होने वाले ध्वनियों के लिए जीवा का क्या होता है, मध्य भाग। या जो बीच वाला भाग है, क्या है साथी, या जो बीच वाला भाग है, या ये बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, मध्य भाग। ठीक है। बात समझ में आई। चलते हैं अब मध्य भाग के बारे में, आपको समझा दिए, बता दिए। तो ठीक है साथी, मूर्धन तथा दंत ध्वनियों के लिए जीवा का अग्रभाग, अग्र मतलब जो आगे अभी लिखे थे चित्र बनाकर जो बता रहे थे उसमें आगे वाला भाग। ठीक है साथी। में ध्वनि का महत्व, जो संस्कृत शिक्षा में ध्वनि का क्या है, महत्व। संस्कृत एक पूर्णतया वैज्ञानिक व्याकरण वाली भाषा है। इस
इसमें प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का विशेष स्थान है, जिससे वर्णों का शुद्ध उच्चारण संभव हो सके। संस्कृत साहित्य शास्त्र में ध्वनि शास्त्र को विशेष महत्व दिया गया है। यह जो है आनंद वर्धनाचार्य ने अपनी रचना ध्वन्यालोक में ध्वनि को एक काव्य की आत्मा माना है। तो आनंद वर्धन की जो रचना थी वो क्या थी? ध्वन्यालोक। क्या थी बच्चा? ध्वन्यालोक। और इसी में ध्वनि को क्या है? काव्य की आत्मा माना गया है। संस्कृत ध्वनियों का उच्चारण व वर्तनी प्रायः एक सी है। जो उनकी ध्वनि है और जो उनकी वर्तनी है वो प्रायः एक सी है। जैसा बोला जाता है वैसा ही क्या होता है? लिखा भी जाता है संस्कृत में। अतः उच्चारण एवं वर्तनी की शुद्धता ही संस्कृत ध्वनि ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृत ध्वनि की जो है ज्ञान करना आपको अनिवार्य है। संस्कृत तथा हिंदी दोनों की लिपि देवनागरी है। ठीक है, जो संस्कृत है और हिंदी है दोनों की लिपि कैसी है बच्चा? देवनागरी है। इस लिपि में वर्णों के नाम व उच्चारण लगभग एक ही है। क्या है? एक ही है। संस्कृत की सूत्र प्रणाली को जानने के लिए ध्वनि शिक्षा अनिवार्य है। संस्कृत में उच्चारण का विशेष महत्व है। यह भाषा की एक व्यवस्था है जिसे ध्वनि उसके रूप, वाक्य, प्रतीकों से ही जाना जाता है। अतः ध्वनि भाषा की व्यवस्था को जानने के लिए ध्वनि शिक्षा का अनिवार्य है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आपका अगला टॉपिक कल जो है वर्णों के उच्चारण स्थान रहेंगे साथी। आज की क्लास में आपको ध्वनि के बारे में, ध्वनियंत्र के बारे में, वर्ण विन्यास के बारे में, वर्ण संयोजन के बारे में, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोग व संयुक्त व्यंजन, ये सब आपको साथी बताए हैं। और आपको हमें यह उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी साथी। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।